नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बात दिल्ली प्रदेश चुनाव को लेकर। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं कि वहां पर इस बार हम सत्ता पर काबिज हों। लेकिन ऐसे में ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और साथ ही तमाम लोगों से कहा है कि इस बार दिल्ली में हम पूरी ताकत से वहां विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में आपको बता दें कि तकरीबन 30% के आसपास वहां पर दलित वर्ग की आबादी है। बहुजन समाज की जो आबादी तो वहां पर आप लगभग 85% है। लेकिन ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती तो एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। जहां पिछले तकरीबन 10-12 साल से आम आदमी पार्टी बहुजन विचारधारा के सिद्धांत को लेकर चुनाव में कूदती है, उनके ही वादे, उनके ही जो सिद्धांत थे, उन्हीं के नारों को लेकर वह सत्ता पर काबिज हो जाती है। लेकिन ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी मात्र 1% से भी कम वोट लाती है तो ये सवाल निशान बहुजन समाज पार्टी के कार्य प्रणाली पर भी लगता है। ऐसे में बहन जी ने दिल्ली के केंद्रीय जो अपना कार्यालय, वहां पर अपने पदाधिकारियों को मीटिंग ली और वहां पर तमाम फीडबैक लिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम दिल्ली में क्यों सत्ता से इतनी दूर हैं। दिल्ली यानी दिल्ली प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है वो झाड़ू है, और झाड़ू का मतलब आप खुद निकाल सकते हैं कि दलित वर्ग में, दलित समाज में एक जाति विशेष जो है वह आज भी तकरीबन बहुत बड़े स्तर पर सफाई का काम करते हैं। तो उसका जो वोट है आम आदमी पार्टी को बड़े स्तर पर मिला। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी दलितों के लिए वाकई क्या न्याय कर पाई, और खास तौर पे वाल्मीकि समाज है उसको क्या न्याय दिला पाई? वहां पर जो हजारों की संख्या में पूरे दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की सरकारी वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है। कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें अभी लगाया जा रहा है, जहां उन्हें एक सरकारी नौकरी में अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी और उनको आर्थिक सुरक्षा थी और जीवन की भी सुरक्षा थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी को करने को आज वाल्मीकि समाज सफाई कर्मी के तौर पर आज मजबूर है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि बहुजन समाज पार्टी ने सवाल किया कि आप उन्हीं के बड़े स्तर पर वोट लेकर आप सत्ता में तो आते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का लाभ आपने नहीं दिया। जब राज्यसभा की बात आती है तो आप अपने ही विचारधारा के लोगों को, मनोवादियों को आप राज्यसभा में भेज देते हैं। उन्हों को ही आप वहां के दिल्ली प्रदेश में जो तमाम जो ऐसी गवर्निंग बॉडी है वहां पर उन्हीं को आप लगाते हैं, लेकिन दलित समाज से आप किसी को भी नहीं लगाते। दिल्ली में कोटे में सिर्फ एक ही मंत्री बनाया जाता है, वह भी समाज कल्याण मंत्री। क्या जो और विभाग है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, जो फाइनेंस हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो आपका उद्योग मंत्रालय हो, चाहे वो और विशेष मंत्रालय ऐसे जिस पर सीधे जनता से उनका वास्ता हो और जिसमें एक लगे कि हां वहां का मंत्री एक ताकतवर मंत्री है, तो क्यों दलित समाज से नहीं बनाया जाता? क्या उनकी काबिलियत पर आपको सवाल निशान क्यों उठाते हैं? बहन जी ने इस पर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तकरीबन 30% वोटर है दलितों का। बहुजन जो पिछड़ा वर्ग है उसका तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, जो तकरीबन 50 से 55% वोट है। यानी कि ऐसे में 85-90% अगर दलित, एसटी, दलित और आदिवासी और साथ ही बहुजन विचारधारा पिछड़ा वर्ग का वोट है, तो बहुजन समाज पार्टी क्यों सत्ता में नहीं आ पाती? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे ही कार्यप्रणाली में बहुत ज्यादा कमियां थी। उसकी वजह से और राजनीतिक पार्टियों ने उसका फायदा उठाया। जहां भारतीय जनता पार्टी 7 लोकसभा सीटें जीत कर आती है। दिल्ली में पूर्व में कांग्रेस सरकार वहां पर सत्ता में काबिज रहती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में काबिज होती है। लेकिन 2008 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी जिताकर लाती है। 14 से 15% उसे वोट मिलता है। 5 विधानसभा सीटों पर उसे दूसरे नंबर पर आती है। 17 से 18 वो निगम पार्षद बनाती है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अब मात्र उसे 1% वोट से भी कम आ रहा है? इसका मतलब है कि वहां के जो पदाधिकारी हैं, वहां के जो जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, वह
सही तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं या नकारा है। सवाल बनता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर वहां से सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाती है तो वहां की बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारियों पर सवाल बनता है। बहन जी ने कहा कि अब जो मैं निर्देश दे रही हूं, जो मैं आदेश दे रहे हैं, उसकी पालना होनी चाहिए इस विधानसभा चुनाव में। और साथ ही उन्होंने दिल्ली को 5 जोनों में बांटा, जिससे कि 5 जोनों में बांटकर वहां के हर जोन को, वहां पर प्रत्येक जोन में विधानसभा सीटें की जिम्मेदारी दी गई है। 5 जो प्रभारी लगाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन विधानसभा सीटों पर बेहतर तरीके से काम करें और बहुजन विचारधारा को फैलाएं। जहां सुप्रीम कोर्ट में वकील सुजीत सम्राट को 12 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विचारक हैं। और साथ ही दूसरे नंबर पर सीपी सिंह, जो इस समय पूर्व में दिल्ली के प्रभारी रहे, इसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्हें वहां लगाया गया। उन्हें भी 12 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ राजा राम को लगाया गया, जो पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, उन्हें सीपी सिंह के साथ लगाया गया है। तीसरे नंबर सुदेश आर्य, जिन्हें 16 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। सुदेश आर्य को बड़ी ज्यादा सीटें हैं, इसलिए उन्हें लगाया गया है। वे काफी वरिष्ठ और धर्मवीर अशोक को 20 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और वह पूर्व में जहां एमएलसी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और देश के कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। राजस्थान में भी उन्होंने बेहतर परिणाम दिए थे और ऐसे में दिल्ली में 20 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी देना बहन जी का भरोसेमंद के वो आदमी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तकरीबन 75 साल उनकी इस समय उम्र है। तो ऐसे में जिम्मेदारी देना भी एक बहुत बड़ी बात है कि 20 विधानसभा सीटों पर वो अपनी अब वो काम करेंगे। और साथ ही 5वां जो जोन है वो है रणधीर सिंह बेनीवाल, जो अभी पूर्व में हरियाणा के अंदर वह प्रभारी थे। अभी आपने स्थिति देखी हरियाणा में क्या स्थिति रही। बहुजन समाज पार्टी की मात्र 0.25% वोट आया और एक भी विधानसभा सीटें हम नहीं जिता पाए। यानी कि अब यह माना जा रहा है कि 5 जोनों में दिल्ली को बांटकर विधानसभा सीटों में उसे ताकत में तब्दील करना होगा, सत्ता लानी होगी। बहन जी का साफ तौर पर निर्देश है और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह पूरे तरह से इन 5 जोनों पर एक अपनी नजर बनाए रखेंगे। अब सवाल आता है कि दिल्ली में जो कैंपेनिंग है, चुनाव प्रचार कैंपेनिंग है, उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्य कार्यकारी कौन रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है, आकाश आनंद को इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे कि पूर्व में वह हरियाणा में उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अच्छी खासी जिम्मेदारी निभाई है। यानी कि आकाश आनंद दिल्ली में बड़ी सभाएं करेंगे और इसकी पूरी जो कोऑर्डिनेशन है वो लक्ष्मण सिंह देखेंगे, यानी कि जो वो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब सवाल आता है दिल्ली में जो समस्याएं हैं, क्या उनमें पूर्व की जो सत्ता में रही है या जो वर्तमान में सत्ता में राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने क्या उन समस्याओं को निराकरण कर पाई? यही बहुजन समाज पार्टी ने अब सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि दलितों को छला गया है, बहुजन विचारधारा के लोगों को छला गया है, माइनॉरिटी को छला गया है। ऐसे में अब सवाल बनता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर बेहतर विकल्प बनकर उभरती है तो वहां पर वह सत्ता के करीब पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि बहुजन रिपीट तो ऐसे में बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में सत्ता के करीब पहुंच सकती है और सत्ता पा सकती है। इसके लिए पूरी ईमानदारी से वहां काम करना होगा और बहुजन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। जी हां, आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं, रिपीट आप इस मुद्दे पर अपने क्या आप राय रखते हैं, आप जरूर इस पर कमेंट्स करें और साथ ही डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर, घंटी का बटन दबाकर आप डेमोक्रेटिक भारत के नोटिफिकेशंस को दोबारा से रिपीट। तो इन 5 जोनों में बांटकर दिल्ली को
वह बहन जी ने 5 जोनों में बांटकर दिल्ली को एक बड़ी ताकत देने का काम किया है और आखिर में बहन जी ने कहा कि दिल्ली एक बहुत बड़ा प्रदेश है और वहां पर हमारी सत्ता हर हालत में आ सकती है, बशर्ते हम पूरी ईमानदारी से बहुजन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या आप राय रखते हैं? आप जरूर अपनी राय लिखकर हमें भेजें। डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, घंटी का बटन दबाकर हमारे नोटिफिकेशंस बेल रिपीट 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 वह दिल्ली को 5 जोनों में बांटकर बहुजन समाज पार्टी को एक नई ताकत देने का काम बहन जी ने कर दिया है। अब देखना ही होगा कि जो 5 प्रभारी लगाए गए हैं वो कितनी शिद्दत से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हैं। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लिखकर आप जरूर भेज सकते हैं और डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, घंटी का बटन दबाकर हमारे नोटिफिकेशन से आपको लगातार मिलते रहेंगे। डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद आप करते हैं तो आपको सच्ची और मेहनती पत्रकारिता में आप साथी बन सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।